जरा तस्वूर करें, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत, मोहब्बत की एक अजीम निशानी, जी हाँ, ताजमहल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमकते हुए सफेद संगमरमर के नीचे एक ऐसा राज दफन है जो इसे 400 सालों से सीधा खड़ा रखे हुए है। और हैरत की बात यह है कि यह मजबूत बुनियाद पत्थर की नहीं बल्कि लकड़ी की है। आज के इस तफसीली जायजे में हम ताजमहल के इस हैरत अंगेज हाइड्रोलिक सिस्टम को डिकोड करेंगे और साथ ही एक बहुत बड़े और बिल्कुल खामोश मौलियाती बहरान पर भी बात करेंगे जो आज इस अजीम इमारत के लिए सीधा खतरा बन चुका है। तो चलें शुरू करते हैं। अब जरा इस बहुत बड़े नंबर पर गौर करें, 40 लाख। ये कोई मामूली हिस्सा नहीं है। ये ताजमहल का अंदाजा वजन है मेट्रिक टन में, यानी 40 लाख टन का बोझ मुसलसल जमीन को दबा रहा है। जरा सोचें, इतना बेपनाह वजन हर वक्त हर सेकंड इस जमीन पर पड़ रहा है। और यहीं से सारा मामला शुरू होता है। एक तरफ हमारे पास 40 लाख टन का इंतहाई भारी मार्बल है और दूसरी तरफ दरिया यमुना के किनारे की नरम, गीली और रेतली जमीन। आमतौर पर ऐसी गैर मुस्तकिम रेत पर इतना भारी ढांचा खड़ा करने का मतलब है फौरी तबाही। इमारत को तो फौरन धंस जाना चाहिए था। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रुई के ढेर पर कोई पहाड़ खड़ा कर दिया जाए। ये वाकई एक कमाल का इंजीनियरिंग पैराडॉक्स है। तो आखिर 17वीं सदी के इंजीनियर्स ने ये नामुमकिन काम किया कैसे? इसे समझने के लिए हम इन अहम नुकात पर बात करेंगे। पहले इस अजीम तजाद को देखेंगे, फिर कुआं और कॉलम सिस्टम, उसके बाद 1630 की दहाई का तामीराती मवाद, फिर मीनारों को जल्जले से महफूज रखने की तकनीक, फिर आज का जदीद माहौलियाती बहरान और आखिर में इस एबनी फाउंडेशन को बचाने की मुमकिना तदाबीर। सबसे पहले बात करते हैं कुआं और कॉलम सिस्टम की। ये मुगल इंजीनियरिंग की वाकई एक शानदार महारत थी। उस्ताद अहमद लाहौरी और उनकी टीम ने जमीन को मुस्तहकम करने के लिए एक इंतहाई जबरदस्त तरीका अपनाया। उन्होंने सबसे पहले खुश्क और ठोस मिट्टी तक पहुंचने के लिए बहुत गहरे कुएं खोदे, फिर इन कुओं को पत्थरों और मलबे से भर दिया और उसके बाद जो किया वो वाकई कमाल था। उन्होंने उन पर एबोनी यानी आबनोज और महागनी लकड़ी के बड़े बड़े कॉलम खड़े किए। जी हाँ, इतने भारी मकबरे का बोझ उठाने के लिए पत्थर के बजाय बुनियादी तौर पर लकड़ी का इंतखाब किया गया। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि लकड़ी ही क्यों? तो इसकी एक बहुत ही खास वजह थी। एबोनी और महोगनी की लकड़ी में एक जादुई सी खासियत होती है। आमतौर पर लकड़ी पानी में गल जाती है ना? लेकिन ये लकड़ियाँ ये जितनी ज़्यादा नमी में रहती हैं उतनी ही ज़्यादा मजबूत, बिल्कुल लोहे जैसी सख्त हो जाती हैं। यानी इस बुनियाद को जानबूझकर इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि ये दरिया यमुना के पानी से अपनी ताकत ले। उन्होंने लकड़ी के गलने की कमज़ोरी को उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। अब चलते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ। 1630 की दहाई का मवाद। आखिर सीमेंट के बगैर इतनी बड़ी तामीर हुई कैसे? अगर हम टाइमलाइन पर नजर दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि 1630 की दहाई में ताजमहल को एक खास किस्म का खुफिया ऑर्गेनिक पेस्ट इस्तेमाल करके बनाया गया। और दूसरी तरफ जो मॉडर्न सीमेंट आज हम बिल्डिंग्स में इस्तेमाल करते हैं वो तो तकरीबन 200 साल बाद 1824 में जाकर इजाद हुआ। यानी ताजमहल ने जो हमेशा रहने वाली मजबूती हासिल की वो मॉडर्न सीमेंट के आने से 2 सदियां पहले का कमाल है। ओके, अब जरा इस 17वीं सदी के खुफिया पेस्ट की तरकीब सुनिए। इसमें शामिल था शीरा, चूना, मार्बल का पाउडर, बेलगरी का पानी और फलों का रस। है ना हैरत अंगेज? ये सोचकर ही अजीब सा लगता है कि दुनिया के सबसे शानदार अजूबों में से एक चिपचिपे फलों के रस और शीरे के बलबूते पर खड़ा है। और सच तो यह है कि यही नेचुरल मिक्सचर इसे सदियों के सख्त मौसमों से कामयाबी के साथ बचाता आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मीनारों को जल्जले से महफूज रखना। इस शानदार केमिकल मिक्सचर के अलावा इस इमारत के डिजाइन में कुछ कमाल के फिजिकल सेफ्टी फीचर्स भी छुपे हैं। मुगल आर्किटेक्ट्स की दूरअंदेशी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि उन्होंने ताजमहल के चारों मीनारों को जानबूझकर थोड़ा सा बाहर की तरफ झुकाव दिया है। इसका मतलब यह है कि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई इंतहाई शदीद जल्जला आता भी है तो ये मीनार मरकजी मकबरे के ऊपर नहीं गिरेंगे बल्कि बाहर की तरफ गिरेंगे। मेन मास्टरपीस हर हाल में महफूज रहेगा। लेकिन अब हम आ जाते हैं मौजूदा दौर पर। जदीद माहौलियाती बहरान, सूखता हुआ दरिया। ये वो हिस्सा है जो वाकई बहुत तशवीशनाक है। 2024 की दरियाए यमुना की रिपोर्ट्स एक इंतहाई खौफनाक तस्वीर पेश करती हैं। दरिया में अब सिर्फ 40% पानी बचा है और बाकी 60% हिस्सा कचरे और सनती फिजले से भरा हुआ है। यानी ताजमहल का वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो सदियों से उसे खड़ा रखे हुए था अब आलूदगी का गढ़ बन चुका है।
ये वाकई एक अलार्मिंग सूरत हाल है। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है, जरा इस पर गौर करें। जैसा कि हमने पहले बात की, जब आबनूस की लकड़ी नमी में रहती है तो वो लोहे जैसी मजबूत होती है, लेकिन जब उसे पानी नहीं मिलता और वो सूखने लगती है तो वो भुरभुरी हो जाती है, सिकुड़ती है और उसमें दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। साफ पानी की कमी की वजह से अब बिल्कुल यही हो रहा है। वो नाकाबिले तस्खीर कॉलम अब सिकुड़ रहे हैं और ये इस 40 लाख टन वजनी इमारत के लिए एक बहुत बड़ा और डायरेक्ट खतरा है। और ये कोई आज का मसला नहीं है। 2010 में ही पहले बार मार्बल के अंदर स्ट्रक्चरल दरारें रिपोर्ट की गई थीं, और अब 2024 में जब यमुना का 60% हिस्सा फजले से भर चुका है तो फाउंडेशन के सूखने का ये अमल मजीद तेज हो गया है। ये खतरे की एक ऐसी घंटी है जो पिछली एक दहाई से मुसलसल बज रही है। तो फिर इसका हल क्या है? हमारा आखिरी हिस्सा, एबोनी फाउंडेशन को बचाना, जदीद दौर की एक बहुत बड़ी उलझन। इस हवाले से ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ताजमहल की बुनियाद को बाकायदा इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि वो दरियाए यमुना की नमी से मजबूत हो। ये इमारत और ये दरिया एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर दरिया सूख गया तो इस शानदार मकबरे का बचना भी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या अब वक्त आ गया है कि इस अजूबे को बचाने के लिए कोई इंतहाई रेडिकल जदीद इंजीनियरिंग मुदाखलत की जाए, या हमारी तमाम तर तवज्जो और कोशिशें सिर्फ और सिर्फ दरियाई यमुना को दोबारा जिंदा करने पर मरकूज होनी चाहिए? क्या हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे या फिर कुदरत को बहाल करेंगे? इस दिलचस्प और फिक्र अंगेज जायजे में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।